हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। दोस्तों, इस चैप्टर में इंडियन हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के बाद जो भी घटनाएं घटी, हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता के बाद। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, एक नया और खंडित राष्ट्र। दोस्तों, यहाँ लिखा गया है, अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या भी थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिपेंडेंस तो हम लोग को मिल गया था। हम लोग, भारत जो है वो स्वतंत्र तो हो गया था 1947 में, अगस्त 1947 में। लेकिन उस समय भारत के लिए कई चुनौतियां सामने खड़ी थी। जैसे दोस्तों, यहाँ पे 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन चुका था, अलग देश बन गया था बंटवारे के कारण। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गया। ठीक है, उस समय आज का जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया, और जो कश्मीर के बगल में जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया उसको। ये दोनों क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए इनको पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, उसको मुस्लिम कंट्री बना दिया गया। और इसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान तो अलग हो गया, लेकिन वहाँ जो हिंदू लोग थे वे भारत में आ चुके थे। जो भारत को अपना देश मानते थे, वो लोग भारत में आ चुके थे वहाँ से। और कुछ लोगों को वहाँ से भगा भी दिया गया था, क्योंकि उस समय दंगे चल रहे थे। ठीक है, तो फिर कई शरणार्थी, यहाँ पे लिखा गया है 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के नेताओं को उनके रहने के लिए भी इंतजाम करना था, उनके रोजगार के लिए भी इंतजाम करना था। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। लेकिन साथ ही साथ इससे भी बड़ी समस्या क्या थी कि भारत अभी भी एकता के सूत्र में नहीं बंधा था। यहाँ पे 500 अलग अलग रियासतें अपना अपना शासन चलाती थी। ठीक है, सब अलग अलग रियासतें थे, और सबकी शासन प्रणाली अलग अलग थी, और सबके राजा अलग अलग थे। ठीक है, तो उन सभी को भारत में मिलाना भी बहुत जरूरी था, और ये आसान काम नहीं था, ये भी काफी टेढ़ा काम था। ठीक है, तो ये जो चुनौतियां हैं, ये भारत की आज़ादी के बाद भारत के सामने खड़ी थी। ठीक है, तो इसी चुनौतियों को, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे पहले आप फोटो देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई दे रहा है। ये है क्या, वो देखते हैं। चित्र नंबर 1, यहाँ लिखा है, इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, फरवरी 1948। तो दोस्तों, 1948 तक महात्मा गांधी नहीं रहे थे, तो उसमें इलाहाबाद में उनके अस्थियों का विसर्जन किया जा रहा था। तो उसके लिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी थी, वो यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है, अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया था। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ठीक है, इस तरह से उस समय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट
इस टॉपिक में क्या लिखा गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या है, भारत आज़ाद हो गया है, उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। उसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय भी थे। ठीक है, लगभग 34.5 करोड़ थी आज़ादी के समय भारत की आबादी। ठीक है, इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था और उनके खान पान और काम धंधों में भी भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी विविधताएं थी। जैसे हम आज पॉलिटी में एक चैप्टर ही पूरा का पूरा पढ़ते हैं, विविधताओं में एकता। ठीक है, तो फिर इसी तरह की बात यहाँ भी थी। भारत जो है वो विविधताओं का देश है, लेकिन इसी में हमें एकता लाना था। ठीक है, तो ये बहुत ही चुनौतियों भरा काम था और साथ ही सभी इस तरह के सभी लोगों के लिए एक कानून बनाना था, एक संविधान बनाना था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ काम था। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी और आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे और जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था। ठीक है, न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था बल्कि नए उद्योग का निर्माण भी करना जरूरी था। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, इसीलिए उद्योग का निर्माण भी जरूरी था और खेती की उपज को भी बढ़ाना जरूरी था। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल खेती की उपज बढ़ा लिए तो फिर गरीबी से हम मुक्ति पा जाएंगे, ऐसा नहीं था। यहाँ पे इंडस्ट्री भी लाई गई बाद में, इंडस्ट्री भी लाना जरूरी था। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाना था और अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और भी खतरनाक टकरावों के रूप में हो सकते थे। ठीक है, लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, तो कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नए संविधान की रचना। ठीक है, आज़ादी के बाद ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के लिए, लेकिन इसको भी बनाया गया और अंततः इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है, जिसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान की ये खासियत थी कि यहाँ पे सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों में जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में मिला। ठीक है, वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को तो काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को तो सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे और जुझारू संघर्ष के बाद। ठीक है, इसके विपरीत भारत में आजादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब हों या फिर पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हों। ठीक है, संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक ही खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। ठीक है, भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान ने जो किया हम भी अगर वही करने लग जाएं तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। ठीक है, वो हालांकि वो मुस्लिम पाकिस्तान है ही, लेकिन भारत को भी अगर उसी नीति में चलाया जाए तो ये एक हिंदू पाकिस्तान कहलाएगा, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है, मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए। ठीक है, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्रों की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। ठीक है, संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक छुआछूत माना जाता था, अब वे मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने भी यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां ही जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडकर ने कहा कि हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता, न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भी भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित रहे थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान में उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों को शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा चली। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित
सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कोई अन्य सदस्य का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में भी इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ लोग केंद्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ मिलनी चाहिए संविधान के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आखिरकार इन सभी विचारों को आपस में आ, देखा गया, विचार किया गया और अंततः हमारा संविधान बनाया गया। ठीक है, मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, ये मद्रास के एक सदस्य का कहना था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों पर ही होना चाहिए। ठीक है, इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया कि किन सब्जेक्ट्स में किनको पावर दिया जाए। ठीक है, राज्य सरकार को दिया जाए या फिर केंद्र सरकार को दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इनमें 3 सूचियों में बांट दिया सभी सब्जेक्ट्स को कि किस सब्जेक्ट में केंद्र को पावर दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट में राज्य को पावर दिया जाएगा और किस सब्जेक्ट में दोनों का बराबर अधिकार होगा, हालांकि डोमिनेंस केंद्र ही करेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है केंद्रीय सूची, सेकंड है राज्य सूची और थर्ड है समवर्ती सूची। दोस्तों ये जो सेंट्रल लिस्ट है, ये केंद्रीय सूची जो है, केंद्रीय सूची में उन विषयों को रखा जाता है जिनमें केंद्र नियम कानून बना सकती है। ठीक है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं, उनको राज्य सूची में रखा गया। ठीक है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य भी कानून बना सकते हैं, केंद्र भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही कानून एक दूसरे के विपरीत हो जाएं तो राज्य का जो कानून होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है और केंद्र का जो कानून है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। केंद्रीय सूची में कराधान, उसके बाद रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लाए गए, हालांकि जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि दक्षिण के लोगों की ओर से उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका पूरा नाम है, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीति लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब और ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। तो राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत
अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, राज्यों का गठन कैसे किया जाए। राज्यों का गठन भी तो एक बड़ा मुद्दा था, तो इसका गठन कैसे किया जाए। तो दोस्तों 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। और आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था, इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। तो फिर इस तरह के बंटवारे नहीं किए गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, ठीक है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भारतीय प्रांतों के सवालों पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। भाषाई आधार पर प्रांतों को अलग अलग प्रांत नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह पर असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 में आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, तेलुगु भाषियों के हित की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, श्रीरामुलु। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा बहुत सारे श्रीरामुलु के समर्थन में आ गए। ठीक है, बहुत सारे लोग और जगह जगह पर हड़ताल करने लगे और जुलूस भी निकालने लगे। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि अखबार ने लिखा कि श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नया राज्य का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़ीसा, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों और हरियाणा में हरियाणवी या फिर हिंदी बोलने वाले बहुतायत जो लोग थे, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, बहुतायत थी। ठीक है,
तो पंजाब में पंजाबी लोग ज़्यादा थे और हरियाणा में हरियाणवी या फिर हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। 1966 में ये विभाजन हुआ पंजाब से। 1960 में मराठी यानी कि बम्बई प्रांत को गुजरात भाषी दो अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मैप दिया गया है। इसमें जो पिंक कलर से दिया गया है वो भूतपूर्व रियासतें थी, मतलब पहले जो रियासत थे वे ये हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पे मैसूर, भूटान, मणिपुर, ये सब। और अन्य राज्य जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये पिंक कलर का सारा है, ये सब भूतपूर्व रियासत था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जोड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 से 48 तक 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। तो ये सभी रियासतें थी, ठीक है। ये जो जम्मू कश्मीर पिंक कलर में आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये वही समय था जहां से ये पाकिस्तान और कश्मीर वाला मुद्दा चालू हुआ। आर्टिकल 370 इसी रियासत के वजह से आया था, जो हटा दिया गया है। इस बार मोदी गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम विकास की योजनाएं बनाना, ठीक है। विकास की योजनाएं बनाना, तो विकास की योजना किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे आपको राज्य का मतलब दिया गया है। राज्य का मतलब होता है सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है, ठीक है। तो विभिन्न राज्यों और प्रांतों से नहीं है, राज्य को एक देश के रूप में देखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, विकास और योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, ठीक है। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार जॉब के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी, इसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो हम इसमें फटाक से आंसर मारेंगे 1950, ठीक है। इस बारे में ज्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस राज्य की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन सा उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था, ठीक है। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसी भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजना आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो दोस्तों सेकंड पंचवर्षीय योजना जो थी, जिसमें पाँच वर्ष का प्लान बनाया जाता था योजना आयोग के द्वारा, ठीक है। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग उद्योग पर जोर दिया गया, उसके विकास पर, उसके डेवलपमेंट पर जोर दिया गया और साथ ही विशाल बांध परियोजनाओं को सहमति दी गई, ठीक है, और इस पर काम किया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए और भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अलग कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही, ठीक है। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा
उसे मानवता को यानी कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। ये मीरा बहन ने लिखा है 1949 में। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उनके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ठीक है, इस तरह की बात भी लिखी गई। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों यहाँ पे है राष्ट्र के 60 वर्ष बाद। राष्ट्र के 60 वर्ष बाद क्या होता है हम देखेंगे 15 अगस्त 2007 की बात को जानकर। 15 अगस्त 2007 की बात को जानेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई है। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र एक भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आकांक्षाएं, ठीक है, और ये सारी आशंकाएं जो है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी के अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और 60 साल तक में, ठीक है, 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, उसके बाद मंदिरों, मैदानों या फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर भारत जो है वो भारत के बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल में है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी आशंकाएं बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर को पढ़ा, लास्ट में हम अन्यत्र पढ़ लेते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, ठीक है, इसका टॉपिक है कि श्रीलंका में क्या हुआ। तो इसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, तत्कालीन नाम उस समय सीलोन था, तो श्रीलंका की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया और एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं, आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। और एक और नेता ने चेतावनी दी, उसने कहा कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं,
निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है, तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है और जो इसी कारण पैदा हुआ था, और वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषी थोपी जा रही है। ठीक है, सिंहला भाषा थोपा जा रहा है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा कुछ हद तक, इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत में थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू या उत्तरी श्रीलंका में सिंहला भाषा थोप दिया गया था, तो फिर शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है, तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर काफ़ी बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को लास्ट करें, आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले। दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 6, क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे के सारे वीडियो इसी तरह के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम इस चैनल में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी सभी के इसी तरह के वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस चैनल से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।